देखिए, हम लोग आज जो टॉपिक है नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बेसिक प्रॉपर्टीज़, कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेंगे। इसके बाद जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होंगे सारे, तो कुछ कंसेप्ट अभी और कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ बताते चलेंगे। तो इस वैरायटी से और जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं आपके नंबर सिस्टम के अभी तक 100-150 क्वेश्चन जितने भी, सारे क्वेश्चन रेलवे के आप लोगों को यहाँ पर करा देंगे, ताकि जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं पढ़ाऊँगा। जितने भी पढ़ाऊँगा सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक। नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज पढ़ेंगे, पहले वो चीज आप समझ लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम लोग। विभाज्यता के नियम के बाद हम लोग पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये संख्या पद्धति के अंतर्गत पूरा सिस्टम रहेगा। विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है। और स्थानीय मान पढ़ेंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ेंगे हम लोग। स्थानीय मान, ठीक है, इस स्थानीय मान और अंकीय मान जिसे बोलते हैं। इकाई का अंक, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाजकों की संख्या, फिर अंकों पर आधारित क्वेश्चंस, यानी 2 अंकों से बनी संख्या इतनी है, यदि अंकों के स्थान पलट दिए जाते हैं तो अंक इतने हो जाते हैं, ठीक है। अंकों से संबंधित क्वेश्चन, प्रश्न, ये पढ़ेंगे। और भाजकों की संख्या, अंकों से संबंधित, अंकों के साथ साथ यहां पर एक आता है भिन्न, क्या भिन्न, अंश तथा हर वाले क्वेश्चंस आते हैं। वही हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अंकों के साथ साथ भिन्न, यानी जितने भी आपके एप्टीट्यूड्स होंगे वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ कुछ इसके विविध क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विविध, जो इन वैरायटी से थोड़ा सा हट करके होंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग इतनी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कौन से? डिविजिबिलिटी रूल, शेषफल प्रमेय, स्थानीय मान, इकाई का अंक, भाजकों की संख्या, अंकों से संबंधित प्रश्न, विविध। अब देखो, संख्या पद्धति में एक आता है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, संख्याओं का विभाजन। तो हम लोग पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे ताकि चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान, स्थानीय मान पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, फिर शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे, इकाई का अंक पढ़ेंगे। इकाई के अंक पढ़ने के बाद फिर भाजकों की संख्या पढ़ेंगे, अंकों से संबंधित, भिन्नों से संबंधित कुछ क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ आपके विविध होंगे। इस वैरायटी से हम ये चैप्टर क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे निम्नलिखित संख्या के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड लगभग इसमें 100+ क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 100 से अधिक क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग पढ़ते रहेंगे। पहले इसका जो 2-3 क्लास इसकी रहेगी, 1-2 क्लास, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कुछ चीज़ें। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस आपके क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जितने रेलवे में आए हुए हैं अब तक के, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से समझिएगा, सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, संख्याओं का विभाजन। तो संख्या बनती कैसे है, पहले आप वो चीज समझिए।
0 से लेकर के 9 तक आपके क्या होते हैं? अंक होते हैं। क्या होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक आपके क्या होते हैं? अंक होते हैं। फिर अंकों से, मतलब 0 से मैंने कहा 9 तक आपके क्या होते हैं? अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर जैसे ही 10 लिखते हैं तो 2 अंकों से बनी हुई ये क्या होती है? संख्या होती है, जिनमें इकाई का अंक क्या होता है? 0 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? जैसे मैंने लिखा 10, 10 में जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा? 0 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। तो इसको हम लोग स्थानीय मान में क्या करेंगे? इसकी जिक्र करेंगे। किसमें जिक्र करेंगे? स्थानीय मान में। तो जो संख्याओं का विभाजन होगा, तो संख्याएं मेनली हमारी कितनी प्रकार की होती हैं? अगर हम बात करें 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्या होती है और दूसरी आपकी क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। तो अगर मैं नंबर की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, संख्या की नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका चार्ट भी पढ़ा हुआ है उसमें। इसमें हो जाएगा वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये 2 प्रकार के आपकी संख्याएं होती है, एक होती है काल्पनिक, दूसरी होती है वास्तविक। अब देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो देखिए वास्तविक संख्या को ज्यादा उस तरह नहीं समझना है, हमें केवल ऐसा समझना है वे सभी संख्याएं, ठीक है, जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वह आपकी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। मैं यूं कहूं, दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं इसकी बात करूं, तो दूसरी लैंग्वेज में क्या होगा कि जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान मिले, वे सभी की सभी संख्याएं क्या होती है? वास्तविक। और जिनका स्क्वायर करने पर क्या मिले, अगर आप स्क्वायर कर रहे हो यानी वर्ग कर रहे हो और आपको उसकी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में आ रही है, तो वो सभी की सभी क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं होती क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जितनी भी, जैसे आप लिखेंगे -1, √2, 3, 4, -5, 1/2, 3/4, ठीक है। और ये जितनी भी आपकी जितनी वैल्यू होती है, सारी की सारी आपकी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक। अगर मैं काल्पनिक संख्या की बात करूं, अगर आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर ऋणात्मक वैल्यू मिले, तो आप कहोगे सर कौन सी होगी? आपने कहा सर √-3। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो रूट से रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? -3 बचेगा। इसका मतलब अगर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, भैया पहले तो समझा करो, आपके सामने अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है? वो आपकी काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। √3 आ जाए, रूट यहां पर क्या आ जाए? 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, XYZ, माइनस के अंदर अगर लिखा है तो वह आपकी क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। अगर मैं एक बात बताई, तो इन दोनों से मिक्सचर एक बनता है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को मिलाकर के एक बनती है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। क्या होते हैं? इन दोनों अगर पार्ट्स को मिलाकर के एक नया पार्ट्स डिनोट किया जाए तो उससे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात क्या होती है समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा द फॉर्म ऑफ a + ib, i का मतलब होता है आयोटा,
जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट में -1, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट में -1। किसकी? आई की वैल्यू। आई की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट में -1। जो पहला वाला पार्ट होता है वह रियल पार्ट होता है, और जो दूसरा होता है ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों को मिलाकर के, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 3 + 2i, 3 + 2i। 3 क्या है? ये वाला रियल वाला नंबर है। 2i का मतलब क्या है? काल्पनिक संख्या है। ये काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं एक्सप्लेन करके लिखना चाहूं उस तरह, तो 3 + 2 × अंडर रूट में -1, 2 × अंडर रूट में -1। ये आपके क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। अब आपके सिलेबस में है क्या? आपके सिलेबस में केवल काल्पनिक संख्या केवल दर्शाना है। बाय द वे क्या होते हैं, जब काल्पनिक संख्याएं होंगी तो जब आप द्विघात समीकरण पढ़ोगे या बहुपद पढ़ोगे तो उसके काल्पनिक क्या आएंगे? रूट आएंगे। भाई एक्स की वैल्यू अगर अंडर रूट में क्या आ गई? -1 आ गई, तो इसका मतलब क्या? उसके रूट क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। तो इसका यूज यहां पर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, केवल एक जानकारी के लिए बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि द फॉर्म ऑफ a + ib, कि जो आपका पहला पार्ट होगा वह आपका क्या होगा? रियल वाला पार्ट होगा, और जिसमें आयोटा या रूट में -1 लिखा हुआ है वह आपका क्या? इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह के कंबाइंड एक नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका होगा वास्तविक संख्या का होगा, रियल नंबर का होगा। तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, हमने नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत एक में रियल में कन्वर्ट कर दिया, एक किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने इमेजिनरी में। अब हमें मेन डिस्ट्रीब्यूशन करना है रियल नंबर का। किसका? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर आप लोग समझ गए। सीधी सी बात एक याद रखिएगा, देखो आपको बहुत सारा डिटेल नहीं याद रखना। रियल नंबर कौन से हैं देखते पहचान जाइए, आप बस इतना याद रखना। जैसे कह दिया, बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है कि ABC का उसमें यूज हो जाएगा, कह देगा जहां ABC आपकी वास्तविक संख्या है, जहां ABC आपकी क्या है? परमेय संख्याएं हैं, जहां ABC आपके क्या है? पूर्णांक हैं। केवल यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ABC हैं वे हैं क्या। ठीक, तो आप देखेंगे यहां पर जो रियल नंबर है, रियल नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन कई प्रकार से करते हैं, पर लेकिन हमें चीजों को केवल समझना है। एक होता है पूर्णांक, दूसरा होता है, बताओ, एक इंटीजर्स हो गया, और दूसरा क्या होता है? याद है, पढ़े हो? कौन? डेसिमल नंबर। आपको रियल नंबर दो ही प्रकार के देखने को मिलेंगे, या तो इंटीजर्स देखने को मिलेंगे या तो डेसिमल नंबर देखने को मिलेंगे। हाँ, बशर्ते कई किताबों में ऐसा लिखा है, वो एक अलग मैटर, सब सही है। एक परमेय, दूसरा अपरमेय। तो परमेय और अपरमेय आया कहां से? तो परमेय अपरमेय एक साइड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो, जैसे मैं परमेय की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं इस साइड परमेय को डिस्ट्रीब्यूट किए दे रहा हूं, यहीं पर रियल नंबर को पूर्णांक और डेसिमल के रूप में क्या किए दे रहा हूं? रिप्रेजेंट किए दे रहा हूं। पूर्णांक और डेसिमल के कुछ पार्ट को हम लोग परमेय संख्या बोलते हैं, और केवल डेसिमल के एक पार्ट को ही केवल क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर जिसे बोलते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कौन कौन सा? जैसे सपोज मैं यहां पर बात करूं, परिमेय संख्या जिसे बोलता हूं मैं रेशनल नंबर, और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, ये आपका क्या हो गया? परमेय संख्या हो गई। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, परमेय संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में लिखा जा सके? P/Q के रूप में लिखते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? हर बोलते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में हो, जहां P तथा Q क्या हो?
पूर्णांक हो, देखो बात यहां पर आ गई ना, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक का केस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दशमलव संख्या हो जाए, पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। जहां p तथा q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक हो, पूर्णांक, तथा q डज नॉट इज इक्वल टू 0 के केस होना चाहिए, जो नीचे हर है, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 पूर्णांक है, बशर्ते हम लोग जानते हैं कि 0 क्या है, उसको साइलेंट कर लो यार, टिप टिप बोल रहे हैं। तो 0 क्या है आपका, एक पूर्णांक नंबर होता है, और जब पूर्णांक है पर लेकिन बशर्ते इसमें शर्त क्या है, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, बट जो हर है वह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसका केस यहां पर आपका जाके टूटता है। आप कहोगे सर अपरिमेय संख्या जिसको p अपान q के रूप में ना हो, या इनमें से कोई एक आपकी पूर्णांक ना हो, तो वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो भाई यहां पर चर्चा करते हैं हम लोग पूर्णांक की, और अब देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी सही है, ये भी आपका क्या है, सही है। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको एक चीज समझना है, यहां से यहां तक आ रहा है भैया, ठीक। जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है समझिएगा जरा, इंटीजर्स, जिसे बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। देखो याद रखना, ये देखो लैंग्वेज है बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं और नहीं भी बनते, पर लेकिन अगर ये चीजें आपको बेसिक नहीं पता है तो कहीं पर क्वेश्चन में इनका यूज हो जाता है। नंबर सिस्टम देखो, इसमें किसी भी प्रकार के किसी चैप्टर का इंक्लूडेशन नहीं होता है, पर लेकिन इसका हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, एकदम बेसिक मैथ है चल रहा है एक हिसाब से, अगर बात करें मैथ अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, एक बेसिक मैथ है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत इसको पढ़ाते हैं हम, तो वही पढ़ा रहे हैं, और ये हर जगह क्या आती है, आपके काम आती है। पूर्णांक की बात करें तो भैया एक बात बताएं, जो पूर्णांक होते हैं ना जिसमें दशमलव ना लगा, सीधी सी बात, एक हो गया पूर्णांक नंबर और दूसरा होता है आपका डेसिमल, क्या, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। दूसरा क्या हो गया आपका, दशमलव, मतलब रियल नंबर को ऐसे दो पार्ट में भी क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में आप कोई भी जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहां तक लेते चले जाइए, और लेकिन क्या होनी चाहिए, कोई भी दशमलव वाली संख्या देखने को ना मिले, ठीक। अगर यहां भी ले जाओगे तो -1, -2, -3 डैश डैश ये आगे चलता हुआ चला जाएगा, ये सेट, ये आपके क्या होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स की बात आ गई, तो आपने कहा सर जीरो से आपके इंटीजर दो भागों में डिवाइड हो गया, जीरो से जैसे ही हम राइट साइड आते हैं तो सारी प्लस की वैल्यू मिलती है, और जीरो से जैसे ही लेफ्ट साइड आते हैं तो सारी माइनस की वैल्यू, और इस साइड आते हैं तो क्या, प्लस की वैल्यू। तो जीरो क्या है, धनात्मक ऋणात्मक क्या है, जीरो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, या दोनों में से नहीं है, जब जैसी जरूरत पड़े वैसा यूज कर लो इसे, ना तो कहते हैं धनात्मक है ना क्या है, ऋणात्मक है। जीरो मतलब जीरो, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट। अब इससे कम हो जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, और इससे ज़्यादा चले जाएंगे तो वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसके आगे केस क्या बनाता है, अब यहाँ से अभी मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा कि यहाँ से धनात्मक संख्याएं हैं, ये क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, यहाँ से नॉन निगेटिव नंबर है जीरो से लेकर के, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पर लेकिन आपको समझना है तो क्या ये सभी संख्याएं p अपान q के रूप में लिखी जा सकती हैं, भाई 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो जब 5/1 लिख सकते हैं तो क्या जितने भी इंटीजर हैं सभी के सभी परमेय संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई, जितने भी इंटीजर हैं सभी के सभी परमेय संख्याएं हो गई। वही बात डेसिमल नंबर की बात करें तो जो ये आपके डेसिमल नंबर हैं ये आपके इतने वैरायटी के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत दशमलव संख्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शांत दशमलव संख्या हो गई। फिर दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब अशांत तथा पुनरावृत्ति। टर्म रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? अशांत है और क्या है, पुनरावृत्ति भी है साथ में। नॉन, तीसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। हाँ क्या, अभी इतना ठीक है ना? हाँ। अब देखो ध्यान से सुनना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जैसे ये शांत हो गया, ये दोनों क्या है, अशांत है। अशांत में ये पुनरावृत्ति वाला होता है और अशांत में ये क्या है, बिल्कुल ना तो इसकी पुनरावृत्ति होती है ना तो कोई इसे पता चलता है कहाँ पर जा रहा है, जिसे बोलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से बात आती है परमेय अपरमेय, इसी के ही एक पार्ट है। क्या मैं इस वाली संख्या को P/Q के रूप में लिख सकता हूं? जी हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल 4/5 या 4/1 P/Q का रूप है। 5/6 सॉरी 5/1 -3/1, ये सब P/Q के रूप में हो गया। दोनों पूर्णांक हैं तो किसको फॉलो कर रहे हैं? इस नियम को फॉलो कर रहे हैं। P/Q के रूप में हो जहां P तथा Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और Q डज नॉट इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ऐसी संख्या को हम परमेय संख्या बोलते हैं। तो क्या पूर्णांक भी आपका एक परमेय संख्या हो गया कि नहीं? पूर्णांक भी एक क्या है, परमेय संख्या है। दूसरी बात, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है? शांत दशमलव। देखिए ये थोड़ा एक बड़ा टॉपिक होता है, इसको माइंड में रखना आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। शांत दशमलव संख्या, आप कहोगे सर कैसे शांत दशमलव? मैंने कहा भाई 0.25 दशमलव के कुछ अंक बाद संख्या का क्या हो जाना, रुक जाना, शांत हो गया। दशमलव के कितने अंक बाद रुक गया? ये 2 अंक बाद। 0.25 1.34 दशमलव के 2 अंक बाद क्या हो गया, रुक गया। ऐसी संख्या को बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव। आ रहा है नीचे यहां तक? हाँ ठीक। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है? आपने कहा सर 0.3333 कहां तक है पता नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, चल रहा है, पर लेकिन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, सेम संख्या रिपीट हो रही है। आप इसको देखेंगे 0. इतना नहीं आ रहा, ठीक कोई बात नहीं, अभी इसको आगे समझेंगे। आप कुछ भी लिख दीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है 0.1001001000, ठीक है, 1-1। क्या इसमें कोई संख्या रिपीट हो रही है? कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है? भाई देखो पहले आ गया 10, फिर 100, रिपीट तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पर 2 0 लग गए, फिर 100, ऐसे होते अशांत। जैसे पाई का मान क्या होता है? पाई क्या है आपकी, परमेय है कि अपरमेय संख्या? अपरमेय है। क्या है? पर लेकिन जो पाई का मान 22/7 है वह क्या है, परमेय है। क्योंकि 22/7 तो कोई रियल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो पाई का भी मान ले लोगे, पाई का मान कितना होता है? 3 दशमलव कितना, 145, ये सब -1 चलता रहता है। किसका मान? पाई का मान रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करूं, शांत दशमलव संख्या की बात करूं, तो ये P/Q के रूप में होता है। तो ये भी परमेय संख्या हुआ। क्यों? इसको लिखो भला 0.25 को 25 डिवाइडेड बाई
2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद क्या लगा दिया नीचे, 0 बढ़ा दिया, 25 चौको 100, कितना आ गया 1/4। तो पी अपान क्यू के रूप में हो गया। तो ये भी क्या है, परमेय संख्या है। फिर यहां पर बात करके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसका मतलब होता है 0.3 बार, जितना रिपीट हो उतना ऊपर लिख देना है। और इसके लिखने का तरीका क्या है, जितने अंक के ऊपर बार हो उतने 9 नीचे लिख दो और ऊपर 3 लिख दो, 3 त्रिकाई 1/3। ये भी पी अपान क्यू का मतलब है, तो ये भी क्या है, पी अपान क्यू के रूप का है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। बट इसको हम नहीं लिख सकते, पता नहीं कहां तक पैटर्न है इसका। तो ये जो संख्या है ये आपकी पी अपान क्यू के रूप की नहीं। तो केवल अपरमेय संख्या कौन होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर आपकी क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं परमेय संख्या की, तो परमेय संख्या कौन कौन हो गई, इंटीजर्स, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव संख्या वो परमेय संख्याएं होती हैं। अशांत तथा पुनरावृत्ति रिपीटिंग डेसिमल नंबर वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। तो परमेय संख्याएं कितनी हो गई, 3, पूर्णांक, शांत दशमलव, अशांत तथा पुनरावृत्ति, ये परमेय। अपरमेय केवल कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जिसे हम बोलते हैं अशांत तथा अनावृत्ति, उसे बोलते हैं हम लोग इरेशनल, अपरमेय संख्या। बात समझ में आ गई। पाई का मान आप यहां पर जैसे लोगे, पाई भी आपकी क्या है, अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपने कहा सर √3/2 ले लिया, तो ये भी एक क्या है आपकी अपरमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि भाई ये पूर्णांक थोड़ी है, √3 पूर्णांक नहीं है भाई। किसी भी नंबर की आप, किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट लें, वो सभी के सभी क्या आते हैं, अभाज्य संख्या का। कोई भी अभाज्य संख्या आप यहां पर ले लीजिए प्राइम नंबर, तो उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी एक अपरमेय संख्या रहेगी, यानी जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है। √3 का आप एग्जैक्ट मान नहीं निकालोगे, वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग 1 पॉइंट चलता रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग चलता रहेगा। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसको आप बड़ा बड़ा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था परमेय और अपरमेय। इस परिमेय के अंतर्गत कौन कौन से भाग आ रहे थे, पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है सारी के सारी कैसी संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और फिर एक है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये हमारे क्या है, परमेय की बात होती है। अपरमेय यानी केवल एक ही है, वो कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक, अब पर लेकिन हम यहां पर केवल चर्चा कर रहे हैं पूर्णांक की। इंटीजर्स, पूर्णांक की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, पूर्णांक, इंटीजर्स की चर्चा करेंगे। तो इंटीजर्स है क्या, समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा सर 0, 1, 2, 3, 4 डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। -1, -2, -3 डैश माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा इंटीजर्स, 2 भागों। कौन कौन से, एक होता है निगेटिव नंबर और दूसरा होता है नॉन निगेटिव नंबर। ठीक, एक हो गया आपका निगेटिव नंबर, दूसरा हो गया नॉन निगेटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर के केस में क्या होगा, आपका होगा सर -1, -2, -3, -4 डैश माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस की जितनी बड़ी संख्या दिखेगी वह सबसे क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये नॉन निगेटिव हो गया। नॉन निगेटिव का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 डैश इन्फिनिटी तक, ये क्या है, नॉन निगेटिव।
जो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव तो केवल ये है ना, एग्जाम में एक नया टर्म से यूज हो रहा है, नॉन नेगेटिव, गैर नकारात्मक। तो गैर नकारात्मक कितने हैं, -1 से लेकर के, तो -1 के बाद जितने बचे 0 सबमिट करेंगे। पर लेकिन यही बात अगर यहां पर आ जाती, ध्यान से सुनना, इस नॉन नेगेटिव के दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है शून्य, जिसे बोलते हैं 0, और दूसरा हो जाता है धनात्मक संख्या। अगर आपसे सवाल में कहे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक संख्या को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर। अब देखो, इसी को प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर का क्या होता है, काउंटिंग नंबर। जहां से गिनना आप शुरू करते हो वही आपके काउंटिंग नंबर कहलाते हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वे सारे के सारे धनात्मक होंगे, कोई भी ऋणात्मक नहीं होगा। अब बताओ, इसमें क्या है, फर्क है ना। तो जो धनात्मक संख्या वो स्टार्ट होगी 1 से, इन्फिनिटी। समझ रहे हो, धनात्मक संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। नॉन नेगेटिव नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 0 से। ये दो चीज आप याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाते हैं। अगर धनात्मक संख्या की बात कर रहा है इसका मतलब है 1 से स्टार्ट होगा, नॉन नेगेटिव की बात कर रहा है इसका मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। और 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। बात समझ में आ गई। तो इसको 3 डिवाइडेड में अगर देखा जाए तो एक ऋणात्मक हो गया, एक 0 हो गया, एक क्या हो गया, धनात्मक। धनात्मक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर है, जो धनात्मक संख्याएं हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे आप कहोगे सर इनमें से अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कभी भी 1 से छोटी नहीं होती हैं। अगर कह दो कि -2 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की एक कंडीशन होती है, अभाज्य संख्या की एक कंडीशन होती है कि वह हमेशा किससे बड़ी होती है। एक होती है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, एक होती है अभाज्य संख्या। सम विषम सबको ही जानता है, सम विषम यहाँ पूर्णांक सही कर दो, जो 2 से कट जाए सम, और जो 2 से ना कटे विषम। यानी 2 से भाग देने पर जिसमें शेषफल 0 आ रहा हो तो वह कैसी संख्या आएगी, सम, और 2 से भाग देने पर जिसमें शेषफल 1 आ रहा हो वह क्या होगी, आपकी विषम। तो यहां पर एक बात आ गई, बताइए क्या 0 एक सम संख्या है कि विषम संख्या। 0 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 2 से भाग दोगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा शेषफल। तो ये यहां पर ध्यान करने वाली बात है कि जो 0 है एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ये मत कह देना कि ना तो इवन है ना तो ऑड है, वो प्लस माइनस का सीन अलग है। पर लेकिन अगर मैं इवन की बात करूंगा तो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये -4 भी इवन। पर लेकिन अगर वहीं मैं उसकी बात करूं प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर हमेशा कहां से, 1 से बड़े होते हैं। तो यहां पर धनात्मक संख्याएं में आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे और कंपोजिट नंबर देखने को मिलेंगे। इसमें भी कंपोजिट नंबर होते हैं, जो भाई ये तो सारे कंपोजिट ही नंबर होते हैं ना। भाई 3 के कितने फैक्टर हो गए, भाई 3 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन -3 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उसके 2 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए। -1 से भी कट जाएगा, वो 1 से भी कटेगा और -1 से भी कटेगा। इसलिए यहां पर हम लोग बोलते हैं कि जो धनात्मक संख्याओं से ही हम लोग प्राइम नंबर का क्या लेते हैं, डिस्कशन लेते हैं। इतनी बात नोट करो, फिर आगे चलते हैं। भैया नेचुरल नंबर, चालू कर, हो गया। देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह आप कहोगे सर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हो गया प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर।
भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन क्या है, पहले आप वो चीज समझ लीजिए। अभाज्य संख्या का मतलब होता है विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है, जिसके केवल दो फैक्टर हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा यहां पर दो क्या है, दो से कटेगा, एक से कटेगा, इसके दो फैक्टर हैं केवल। ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। कंपोजिट नंबर 3 और मोर देन 3 फैक्टर, 3 या 3 से अधिक जिसके गुणनखंड हो वे आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे मैंने 4 ले लिया, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3। तो जिसके 3 या 3 से अधिक हो वे आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब देखो प्राइम नंबर की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3। हाँ, इसकी एक खास बात अलग है, नोट पॉइंट डाल करके लिख लीजिएगा कि प्राइम नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से बड़े होते हैं, कभी छोटे नहीं होते ये, ना नेगेटिव होंगे, ना जीरो होंगे, ना कुछ होंगे, एक से क्या होंगे, बड़े। तो बड़े कहाँ से होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर समझोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। फिर यहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं कंपोजिट नंबर की, भाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहोगे सर 4, 6, 8, 9, 10 एंड डैश सो ऑन। तो यहां पर एक बात आती, एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ना तो इसके डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना तो इसके डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, जिसके केवल दो फैक्टर हो, केवल ओनली टू फैक्टर्स, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। तो भाई एक के केवल क्या होगा, एक ही फैक्टर तो होगा, 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा ये। और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, 3 आर मोर देन 3 फैक्टर, तो इसके 3 तो है ही नहीं है फैक्टर। तो इसलिए एक को, जो एक है, जो 1 है, ना तो आपका प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर, सेपरेट अलग कर दिया गया। तो अब यहां से बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है, सम, क्या इवन प्राइम नंबर है। पहली इसकी शर्त क्या है, पहला कंडीशन ये, लीस्ट प्राइम नंबर है, मतलब 2 इसके वो हैं, एक तो सम संख्या है और दूसरी साथ साथ क्या है, सबसे छोटी भी है। अगर मैं 3 की बात करूं तो लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, मतलब सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ऑड का मतलब क्या हो गया, विषम। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, 3 होती है। और 2, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने कहा 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या प्राप्त होता है, तो उसमें से एक 100% कौन होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 विषम संख्याओं का गुणनफल कभी सम नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, विषम होगा। ये बेसिक जानकारी है, आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर मैंने कह दिया 2 विषम संख्याओं का गुणनफल, मैंने कह दिया कि एक सम संख्या प्राप्त होता है, इसका मतलब उसमें 100% एक क्या होगी, 2 होगी, दूसरी को क्या होगी वो अलग बात है। कह देता 7 दूनी 14 है, गुणनफल 14 है, 14 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, इसका मतलब एक 2 होगी, दूसरी क्या होगी, 7 हो जाएगी। अब 3, 5, 7 ये क्रमागत हैं, क्या है भाई, 3 से 5 जाने में कितने का गैप, 2 का। 5 से 7 जाने में कितने गैप, 2 का गैप। तो इसको क्रमागत अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर मैं कहूं पूरे अभाज्य संख्याओं में से 3, 5, 7 ही एक ऐसी श्रेणी है जो क्रमागत अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7।
इसके बीच कोई भी ऐसी सीरीज नहीं मिलेगी आपको जिनमें 2 का गैप हो या 3 का गैप हो, अलग अलग गैप मिलती रहेंगे। जैसे 7 से 11 में जाएंगे, कितने गैप है, और 11 से 13 में जाएंगे 2, तो पहले 4 का फिर 2 का, तो ये क्रमागत नहीं हुए ना। तो लेकिन ये 3, 5, 7 क्या है, क्रमागत। फिर यहां पर 4 का मतलब क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या। इसके साथ साथ इसमें और क्या गुण है, यह सम है, कैसी है, सम। और मैं कहूं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आप कहोगे सर वो कौन है, 9 है। 9 से पहले जितनी भी संख्याएं भाज्य वो सारी की सारी क्या है, सम है। और एक इसमें नोट पॉइंट में लिख देना है, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ताकि चीजें दिमाग में आपके क्या रहे, सेट रहे। यहां तक बताइए, क्लियर हो गया। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, 3 है, विषम अभाज्य संख्या बोल दे। ठीक है, तो कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसको नोट कर लो।